खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और शाम के 6 बज चुके हैं। रोजाना जिस तरीके से इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज भी क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर प्रोग्राम के आगे चलते इस पर चर्चा भी की जाएगी कि आखिर क्या कुछ चीजें हैं और क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जहां पर सबसे पहले आज की क्या कुछ बड़ी खबर रहेगी, जहां पर लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है आज पेश हुआ है और वहीं पर अपोजिशन की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला, एहतजाज भी देखने को मिला। क्या कुछ खास रहा इस हवाले से भी आपको आगे चलकर बताएंगे। दूसरी खबर, जहां पर हिंद चीन खसूसी नुमाइंदे मुज़ाकरात कल जो है वो होने वाला है और इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो भी अपडेट किया जाएगा। तो चलिए तीसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर तीसरी खबर जो है JKSA की तरफ से जो इज़हार तशक्कुर है वो किया जा रहा है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। क्या कुछ जानकारी है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन मामले पर आज श्रीनगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, जहां पर उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर सकते हैं और एक कल मुलाकात रहने वाली है और इस पर क्या कुछ रहने वाला है उस हवाले से भी आपको जानकारी जो है आगे चलकर देंगे। तो ये कुछ खबरें जिस पर आगे चलकर जानकारी देंगे। तो इससे पहले आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ। क्या कुछ हेडलाइंस है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। एक मुल्क एक इंतखाबात बिल लोकसभा में पेश, कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने किया जबरदस्त मुखालफत। ऐवान की कार्रवाई के बगैर दफा 35A को लाया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को आईनी हकूक से दूर रखा गया, JP नड्डा का बयान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का अमित शाह से कल मुलाकात का इम्कान, रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से होगी बातचीत। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई दरार नहीं, उमर अब्दुल्ला को ये सोचकर बयान देना चाहिए, कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा का बयान। पटन में PDD के खिलाफ ताजर यूनियन का एहतजाज, MLA पटन ने मामला के सामने उठाने का किया वादा। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लपेट, सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा। प्रियंका गांधी ने अपने बैग के जरिए फलस्तीन के बाद आज बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ नाइंसाफी का उठाया मामला। दिल्ली के कुछ स्कूलों की मिली बम की धमकियां, सरस्वती विहार के स्कूल को धमकी मौसूल। मणिपुर गाजी गैर मुकामी मजदूर के कत्ल के इल्जाम में अक्सरियत पसंद तंजीम के 8 अराकीन गिरफ्तार। दिल्ली NCR में ग्रुप 4 नाफिज, स्कूल चलेंगे हाइबर मोड पर। तो चलिए ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से आज बिल को लोकसभा में पेश किया गया और जहां पर वजीर कानून ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया और बिल को ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास जो है वो भेजा गया। आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया और वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी एहतजाज किया गया। लोकसभा में आज एक मुल्क एक इंतखाब का तरमीमी बिल जो है पेश किया गया। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। बीजेपी का दावा है कि इस बिल से मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की होगी, क्योंकि बार बार इंतखाबात होने से निज़ाम जो है वो बिगड़ता है। और दूसरी तरफ अपोजिशन ने एक मुल्क एक इंतखाब की तरमीमी बिल पेश के दौरान जबरदस्त एहतजाज जो है वो किया गया और आज इस बिल को पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल की अपोजिशन पार्टी लीडर ने सख्त मुखालफत की, लेकिन वोटिंग के बाद ये ऐवान ज़ेर में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से मुतालिक लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो इसकी हिमायत में
69 अरकान पार्लियामेंट ने वोट किया, जबकि इसके खिलाफ 198 अरकान पार्लियामेंट के वोट पड़े। और जहां पर मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की गुजारिश पर बिल को ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी JPC के पास भेज दिया गया। दरअसल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मशवरे के बाद मरकजी वजीर कानून मेघवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को वासे सलाह व मशवरा के लिए पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी के पास भेजने की गुजारिश की थी। इस गुजारिश को लोकसभा स्पीकर की मंजूरी जो है वो मिल गई है, जहां पर आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से लगातार इस बिल की मुखालफत की गई। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker एक Sir, मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव इधर राज्यसभा में रुकन पार्लियामेंट JP नड्डा ने कहा कि दफा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर में गैर आईनी तरीके से लाया गया था, जबकि इस पर ऐवान में कोई बहस नहीं हुई थी। अपने खिताब में JP नड्डा ने कहा कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी हकूक से दूर रखा गया है और हमेशा से ही कांग्रेस ने आइन की खिलाफ वर्जियां की है, जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था। और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए। और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करो, अंबेडकर जी से बात करो, बाबा साहब अंबेडकर जी से। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो आर्टिकल 370 जो बाद में आया, वह उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यू विश इंडिया should protect your borders. She should build roads in the area. She should supply you food grains. And Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be treacherous thing against the interest of India, and I as a law minister of India will never do it. बड़े स्पष्ट शब्दों में
बाबा साहब अंबेडकर ने, शेख अब्दुल्ला के। लेकिन संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे यह गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, अगेन आई विल टॉक अबाउट द गुड लॉट एंड द बैड लॉट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि नहीं सिर्फ आर्टिकल 370 आया, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लॉट एंड बैड लॉट। कैसे चीजें चेंज करती हैं। आर्टिकल 370 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से 1954 में 35A लाया गया और 35A को प्रेसिडेंशियल असेंट जो दिया गया, दैट वाज देन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल बहुत चर्चा होती है डेमोक्रेसी की, आजकल बहुत चर्चा होती है प्रजातंत्र की। आप 370 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं। बाईपासिंग दी यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, वह 35A लागू हो गया। और वह 35A क्या था? वह 35A डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, हु विल बी दिस स्टेट सिटीजन। और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में दो विधान हो गए थे, दो प्रधान हो गए थे, दो निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो POK से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, तो मैं कह रहा था कि तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हिंद चीन खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात के हवाले से जानकारी दें। मुज़ाकरात कल बीजिंग में मुनक्किद होने वाला है और अजीत डोभाल बीजिंग के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और आखिरी जो दौरा था दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ था और जहां पर अजीत डोभाल बीजिंग के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात पर बातचीत के लिए खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज कल हो रहा है और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल बीजिंग में भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद हो रहा है। खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात का आखिरी दौर दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ था। इस मुज़ाकराती निज़ाम को दोबारा शुरू करने का फैसला 23 अक्टूबर को काजान में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान किया गया था। इस मुआहदे के दौरान बाद काजान में ब्रिक्स इजलास के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात समेत मुतअद्दिद मुज़ाकराती निज़ाम को बहाल करने पर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल 23वें दौर के मुज़ाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। 5 दिसंबर को होने वाली सफारती बातचीत में भारत और चीन ने इन मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल की है। भारत की जानिब से इन मुज़ाकरात में खसूसी नुमाइंदा अजीत डोभाल कर रहे हैं, जबकि चीन की नुमाइंदी वजीर खारजा
जो कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में मशरक़ी लद्दाख सरहदी तनाज़े की वजह से ख़ुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात का कोई दौर मुनक़िद नहीं हो सका। मई 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी तौतील शुरू हुआ था और जून में वादी गलवान में होने वाली महलक झड़प के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हुई थी। और अब अजीत डोभाल बीजिंग के दौरे पर रवाना हो गए हैं और जहां पर जो ये आखिरी दौरा दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ था और 5 साल के वक्फे के बाद अब फिर से ये जो मुज़ाकरात है, जो मुलाकात है, वो अब होने जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का जो है वजीर दाखिला से मुलाकात हो सकता है। जो ये जानकारी सामने आ रही है कि कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जो वजीर दाखिला से मुलाकात हो सकती है, नई दिल्ली में ये कल मुलाकात हो सकती है। ज़राए के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर ये बातचीत होगी और भी कई ऐसे मामलात हैं जिन पर तबादला ख्याल जो है वो किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें रियासती दर्जे की जल्द बहाली समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत हो सकती है। ज़राए के मुताबिक उमर अब्दुल्ला का कई नई दिल्ली वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे, जिस दौरान जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के हवाले से बातचीत होगी और इसके अलावा भी कई ऐसे अहम मामलात होंगे जिन पर बातचीत की जाएगी। उमर अब्दुल्ला को अपनी पहली मुलाकात के दौरान मुसब्बत यकीन दहानी मिली थी और वो पुरउम्मीद है कि मरकजी हुकूमत रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपना वादा पूरा करेगी, जबकि मरकजी हुकूमत ने रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी वाबस्तगी का बार बार यकीन दिलाया है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ठोस टाइमलाइन फराहम नहीं किया गया है। इम्कान है कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में दोहरे निज़ाम का भी जिक्र कर सकते हैं। 2 माह से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने के बाद भी जम्मू कश्मीर में लेन देन के कायद व ज़वाब्त नहीं है, जो मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत करेगी। मुख्तलिफ महकमों और इंतज़ामी अमवार पर इसका इख्तियार है। कारोबारी कायद की अदम मौजूदगी उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत मुंतखब हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया के दरमियान कश्मकश लगातार पैदा हो रही है और वहीं पर अब कल उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात है वो मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर में राजा एजाज अली की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि काबीना कमेटी का जो खैर मकदम है उन्होंने किया और वहीं पर रिजर्वेशन और हदबंदी पर एतहाद रखने की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया। और आज श्रीनगर में साबिक IGP और समाजी कारकुन राजा एजाज अली की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई, जहां राजा एजाज अली ने हुकूमत की काबीना कमेटी का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि कमेटी हर फर्द से मुलाकात करेगी। ताहम उन्होंने ये भी वाज़िया किया कि रिजर्वेशन के मामले पर हदबंदी का ख्याल रखना चाहिए। राजा एजाज अली ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हकदारों को उनका हक मिले। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको इसमें ओबीसी वो हैं जो हमारे कश्मीर में इस वक्त खासकर वैली में बहुत सारा कम से कम 30% 35% लोग हैं जो नानवाई हैं, जो कश्तीबान हैं, जो लोहार हैं, जो सुनार हैं, जो मर्कबान हैं, जो ट्रेड्समैन हैं। ये सारे का सारा तबका ओबीसी में कवर्ड है। मैं आपके माध्यम से आज उन सारे लोगों को इल्तिजा करूंगा कि आपके लिए रिजर्वेशन है, प्लीज कम फॉरवर्ड, अपने सर्टिफिकेट निकालिए और 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लेम करिए। आप SC ST से आगे जाएंगे, आपके बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे, IAS IPS में जाएंगे, अपना हक जीतिए, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। सिर्फ एक जो ये एक फोबिया एक क्रिएट किया गया, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है, क्योंकि सारे लोग ये जानते हैं कि लीगल पॉइंट क्या है और लीगली ये ओके हुआ है, लीगली वेट हुआ है, रिजर्वेशन वेट हुई है, परसेंटेज वेट हुई है। और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं who always test on the this स्केल पर जो इसका जुडिशरी का होता है या हमारा जस्टिस का होता है, स्केल पर वो बराबर उतरता है और कभी वो गलत नहीं करते हैं। गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए वेरी क्लियर विजन एंड आइडिया ऑन दिस वन कि
ये नहीं कि जो इन्होंने पहले फोबिया फैलाया कि इसको निकालो रिजर्वेशन से, उसको निकालो रिजर्वेशन, इज नन ऑफ देयर अथॉरिटी एंड राइट, इट्स द प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने इनको एडमिट किया है। हाँ, दे हैव ए प्रिविलेज टू सी दिस थिंग, द गवर्नमेंट, दे कैन आस्क that the reservation should be provided to every sect and every reservation on the ratio of their population. Yes, it is the right of the people. ये हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि इस कमेटी को भी हम वेलकम करते हैं। जो कमेटी है, मैं ये समझता हूं कि हमें कोई एतराज नहीं है इस चीज से कि कोई बच्चा आए, कोई मेरा भाई आए, मेरा हमसाया आए, वो कहे कि ये हकूक की बराबरी करनी चाहिए। आपकी कमेटी बन गई है, कमेटी के लिए जो ग्रीवेंसेस देखने वो रिड्रेसल कर लें, और उसके बाद हम उनसे इल्तिजा करेंगे कमेटी से कि एक पैरामीटर ऐड करो उसको कि ऑल द रिजर्वेशन शुड बी गिवन एज। तो चले आगे बढ़ेंगे, जहां पर शाम से फंसे 40 कश्मीरियों को हिफाजत तरीके से निकाला गया, जिस पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा किया, और जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें बाहिफाजत जो है वहां से निकाला गया, और 40 कश्मीरी ज़ायरीन समेत 78 भारतीय शहरियों को हिफाजत तरीके से वहां से निकाला गया, जिस पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने शाम में इस बुरहान के दौरान 40 से ज़ायद कश्मीरी आज़मीन को कामयाबी से वहां से निकाला और मौसर मुदाखलत की। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बुरहान के दौरान फौरी और मौसर इक़दाम किए। वज़ारत ने आज़मीन को शाम से लेबनान मुंतकिल करने का इंतज़ाम किया, उन्हें खाना, बेहतरीन रहाइश फराहम की और आगे सफ़र की सहूलियात भी दी। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ने कहा कि भारतीय सफ़र खाने ने शाम से लेबनान तक आज़मीन का सफ़र मुमकिन बनाया और उनके इराक़ जाने का इंतज़ाम भी किया, और इसके अलावा करबला जैसे मुक़द्दस मकामात की जो ज़ियारत है वो भी कर सकेंगे। उन्होंने इस मदद के लिए भारतीय हुकूमत की कोशिशों की तारीफ़ की और कहा कि जो जेकी ऐसे इमरजेंसी हालात में शहरियों की मदद जारी रखेगा। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।